मैं शुरुआत करूंगा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से। सर, वजारत इत्तलात जो है सारे सूबों में है, सारे मुल्क में है, लेकिन हमेशा ये हिस्ट्री रही है और ये हिस्ट्री मैं अपने मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, सिंध हुकूमत अपने मुंह से कहे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री कि जितनी मीडिया फ्रेंडली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी मीडिया फ्रेंडली इतनी नहीं रही है। सर, हमेशा आज़ादी सहाफ़त के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए जो जिद्दोजहद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की, फिर उसके बाद जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर बने, उन्होंने अपने दौर में जितने भी जर्नलिस्ट के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए काम किए, वो हिस्ट्री है। और बेहतर यही है कि कोई सीनियर सहाफ़ी जब इस पर कभी कहीं पे बात करेगा तो वो बेहतर तरीके से बता सकेगा। सर, हमारे स्पीच में एक दोस्त ने कहा कि जी हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज बहुत पीछे हैं, हम लोग जो है शायद वो ईमेल अकाउंट्स का भी जिक्र कर रहे थे, वेबसाइट्स का भी जिक्र कर रहे थे। मैं एक बात बताता चलूं सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी यहाँ पे बात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वाहिद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध है जिसके पास वो सॉफ्टवेयर मौजूद है। पाकिस्तान में किसी और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है। आपके इंफॉर्मेशन जो सिंध गवर्नमेंट है उसके पास वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर हम लगाने में कामयाब हो गए, जिससे हमें मदद मिलेगी कि हम अपनी कारकर्दगी को भी देख लें और उस कारकर्दगी के ज़रिए जो है हम आगे भी इत्तलात की रसाई तक और लोगों के जो मसाइल होते हैं वो इमीडिएटली हमें पता चल सके कि इस वक्त कौन सा मसला इस वक्त हमारे सूबे में सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिसको हम लोग हाईलाइट कर सकें। सर, सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रोटेक्शन एक्ट 2021 ये भी वाहिद सूबा सिंध है जो जिसने जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कानून साजी किया। अभी तक ना नेशनल असेंबली कर चुकी, ना कोई और सूबा कर चुका है, तो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जाता है। सर, इसमें एक और हमने सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इन परसुएंस ऑफ सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2016, ये अल्हम्दुलिल्लाह राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का भी एक्ट मौजूद है यहाँ पर सिंध में। और यहाँ पे उसके लिए पहले मरहूम रशीद रिजवी साहब जज थे, वो थे उसके हेड। उसके बाद उनकी डेथ के बाद फिर केयरटेकर ने किसी और साहब को लगाया है, लेकिन ये भी इदारा काम बनाने में हुकूमत सिंध जो है वो कामयाब हुई है। सर, हुकूमत सिंध ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं कि हमेशा जो भी वर्किंग जर्नलिस्ट है, क्योंकि एक तो होता है मीडिया मालकान के लिए भी सिंध हुकूमत किसी से पीछे नहीं रही है, लेकिन जो मीडिया हाउसेस के साथ साथ जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं वो वर्कर जो गर्मी में, धूप में, लड़ाई में, झगड़े में, फसाद में, जो रास्ते में बैठकर आज़ादी सहाफ़त के लिए कोशिश कर रहा होता है, खबर निकालने के लिए कोशिश कर रहा होता है, टीयर गैसों में, फायरिंगों में, दंगों में, फसादों में, उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनकी एड के लिए भी जितना कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया है, इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। मैं कुछ फिगर के साथ बात करूंगा क्योंकि बेहतर यह है कि हर चीज़ फिगर के साथ की जाए। सर, ग्रांट इन एड जो है मुख्तलिफ प्रेस क्लब को, मीडिया एसोसिएशन को फाइनेंशियली दी गई। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2023 और 24, उसमें भी बढ़ चढ़कर चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो उन तमाम इदारों को जो है वो ग्रांट इन एड दी। सर, मैं अगर नाम लेता शुरू करूं तो एक हमारी एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड फोटोग्राफर, पिछले साल भी 20 लाख रुपए थी, इस बार भी उनको 20 लाख रुपए दी गई है। सर, एक APNS जो है उसको भी, उसके लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जो इंडोमेंट फंड जो है काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स एसोसिएशन, CPNE जिसे कहते हैं, उसके लिए 1 करोड़ रुपए रखे गए। प्रेस कराची प्रेस क्लब के लिए हर साल जो ग्रांट इन एड थी वो 5 करोड़ रुपए थी और इस बार चीफ मिनिस्टर साहब ने इस साल के लिए 7 करोड़ रुपए रखी है। उसके साथ साथ हैदराबाद प्रेस क्लब के लिए इस बार 3.5 करोड़ रुपए रखी गई है। सर, जो डिजर्विंग जर्नलिस्ट के लिए अलग अकाउंट है उसके लिए 5 करोड़ रुपए वो अलग रखे हैं पैसे। उसके अलावा जो सक्खर प्रेस क्लब है उसके लिए 50 लाख रुपए रखी गई है। लाड़काना प्रेस क्लब के लिए 50 लाख रुपए रखी गई है। शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह प्रेस क्लब के लिए 50 लाख रुपए रखी गई है। मीरपुर खास प्रेस क्लब के लिए 50 लाख रुपए रखी गई है। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए 1 करोड़ रुपए रखी गई है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए 50 लाख रुपए रखी गई है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए
50 लाख रुपए रखी गई है। सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सक्कर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए 50 लाख रुपए रखी गई है। उसके अलावा जो है, जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, जो यहाँ पे भी हमारे सहाफ़ी भाई आजकल वो अपने कमरे में बैठ कर ज़्यादा नोटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन गैलरीज में होने चाहिए, लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन है उनके लिए पिछले साल भी 2 करोड़ रुपये रखे गए, तो इस बार भी हुकूमत सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और वज़ीर आला साहब की खुसूसी मेहरबानी से 2 करोड़ रुपये उनके लिए और रखे गए हैं। तो सर इसके अलावा जो वेलफेयर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट मोर देन 300 सहाफ़ी और उनकी फैमिलीज़ के लिए जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस रखे हुए हैं। सर उसके साथ साथ कोई 5 करोड़ रुपए जो है वो जो डिजर्विंग जर्नलिस्ट हैं उनको डिसबर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और वही अमाउंट जो है 2024-25 के लिए उनके लिए रखा गया है। सर 2 बड़े जर्नलिस्ट जो शहीद हो गए थे, उनमें एक शहीद जान मोहम्मद मेहर और शहीद नसरुल्लाह गड्डानी, 2 बड़े सहाफ़ी जो हैं वो शहीद हुए थे। उनकी भी फैमिलीज़ के लिए एक की फैमिलीज़ के लिए 1-1 करोड़ रुपए हुकूमत सिंध ने जो है वो उसको ग्रांट दी है। सर अब मैं आऊँगा एक्साइज एंड टैक्सेशन पर। सर बहुत सारे लोग, अभी हमें 18 मार्च को हमने ओथ लिया है, तो 100 दिन ऑलमोस्ट हमें 12 मार्च को 18 मार्च को 18 मार्च 12 मार्च को हमने कैबिनेट का अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत भारी अक्सरियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आज यहाँ बैठे हुए जो इलेक्ट होके आए। ये पिछले 15 साल की कारकर्दगी थी, और जो जज होता है वो अवाम होता है। लास्ट ईयर का वो 140 बिलियन का टारगेट दिया गया जो टैक्स रिकवरीज का एक्साइज डिपार्टमेंट को, जिसमें से 98% रिकवरी जो एक्साइज डिपार्टमेंट कर चुका है, और अभी 30 जून में बाकी 2-4 दिन बाकी है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 100% रिकवरी तक हम लोग पहुंच जाएंगे। नए साल के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन को 203 अरब रुपए की टारगेट है, और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी चीफ मिनिस्टर साहब ने टारगेट दिए हैं एक्साइज डिपार्टमेंट को कि वो रिकवरी करे उस अमाउंट की, और फिर वो नेशनल किटी में आए ताकि वो आवाम पर खर्च हो सके, तो वो टारगेट भी पूरा किया जाएगा। सर इस वक्त हमने एक कोशिश ये की है कि ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए कि कोई भी शख्स इस सूबे में रहने वाला मादर पिदर आज़ाद है या वो कानून की वायलेशन कर सकता है। कानून की वायलेशन में आपने देखा होगा कि जो फेक नंबर प्लेट्स लगा के लोग चल रहे हैं, सर फेक नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्साइज डिपार्टमेंट एक्शन में आया है, और एक्साइज डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ गाड़ियों को जो है रोक कर, और मुख्तलिफ ये चीज़ लास्ट टाइम भी मैं असेंबली में दोबारा पहले कह चुका हूँ, मैं ज़्यादा उस पर रिपीटेशन नहीं दूंगा, कि जो भी गलत नंबर प्लेटें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की गलत नंबर प्लेटें लोग लगा के चल रहे हैं, सिंध पुलिस की गलत नंबर प्लेटें लोग लगा के चल रहे हैं, उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। और जो लोग शायद ये समझते थे कि हम कानून की पहुँच से बाहर हैं या बालातर हैं, उनको भी जो है वो सीधा किया गया है। एक मशहूर एक लड़का टिकटॉकर था, वो टिकटॉक में सिंध पुलिस की वीगो पे सिंध पुलिस की नंबर प्लेट लगा के घूम रहा था, और एक जगह फेडरल गवर्नमेंट की कोई नंबर प्लेट लगा के घूम रहा था। जैसे ही वो उसकी कंप्लेंट पुलिस तक गई तो सिंध पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार किया गया, वो इस वक्त सलाखों के पीछे है। तो इस तरीके से जो भी शख्स कानून को अपने हाथ में ले रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी लास्ट मीटिंग में ये डायरेक्शन दी है कि जो भी दुकानें, प्राइवेट दुकानें जो इस तरह की प्राइवेट नंबर प्लेट्स बना रही हैं, उनके खिलाफ भी सख्त किया जाए कि इस तरह की चीजें ना की जाए। इसके अलावा जो मोटर व्हीकल में कभी कभी कंप्लेंट्स भी आती हैं, तो उसके लिए अब नई रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो हमने लॉन्च कर दिया। ये मैं इस 100 दिन की बात बता रहा हूँ कि लॉन्च हो गया है। अब आप मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएंगे तो आपको एयर कंडीशन अच्छी ऑफिस मिलेगी, जहाँ पे काउंटर्स भी इलेक्ट्रॉनिक चल रहे होंगे, जहाँ पे आपको बैठने की जगह मिलेगी, पीने का ठंडा पानी मिलेगा, एयर कंडीशन मिलेगा, और आप बायोमेट्रिक्स के जरिए वहाँ पे अपनी एंट्री देंगे ताकि आपकी हर चीज़ जो है वो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा आप किसी मल्टीनेशनल ऑफिस में आए हैं। सर उसके अलावा जो अमेंडमेंट कर रहे हैं मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में, उसमें सर पहले ये था कि कोई भी गाड़ी अगर किसी ने रजिस्टर करनी है तो गाड़ी रजिस्टर
के लिए था कि 60 दिन की आपको गुंजाइश थी कि 60 दिन तक आप गाड़ी रजिस्टर करा सकते हैं। लोग करते क्या थे, और वो हमारे असेंबली ने वो लॉ पास किया, लोग गाड़ी लेते थे, 0 मीटर गाड़ी निकाली या अनरजिस्टर्ड गाड़ी निकाली, उसके बाद 60 दिन क्या 6 साल तक 8 साल तक गाड़ी अनरजिस्टर्ड रहती थी कि गाड़ी लेने के पैसे थे, रजिस्ट्रेशन लेने के पैसे, रजिस्ट्रेशन गाड़ी करने के पैसे नहीं थे। सर हमने ये फैसला किया और बाय सर्कुलेशन जो है वो हम मतलब शायद नेक्स्ट कैबिनेट में आ जाए या बाय सर्कुलेशन भी करवानी पड़ी, तो चीफ मिनिस्टर साहब इज वेरी कीन एंड वेरी हेल्पफुल। सर उसमें हमने फैसला किया अब कोई भी गाड़ी रोड पर अनरजिस्टर्ड नहीं निकल सकेगी, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में पूरी दुनिया में होता है और काफी दुनिया के ममालिक में इस तरह होता है। अगर आप किसी ने पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी अगर शोरूम से बाहर निकालनी होगी तो वो गाड़ी पहले रजिस्टर होगी फिर शोरूम से बाहर निकलेगी। अगर कोई गाड़ी इंपोर्ट करता है उसके पोर्ट पे आई तो पोर्ट पे भी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट वहां अपना काउंटर बनाएगा, गाड़ी रजिस्टर होगी बाहर निकलेगी। अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी मैंने इंपोर्ट किए तो वहां जाएगी कैरियर में सूबा क्रॉस करके वहां उतरेगी, इस सूबे में वो गाड़ी नहीं उतर सकेगी। तो ये कानून जो है हम लेके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता हूं कि इससे ना सिर्फ ये कि वो जो रेट होती है गवर्नमेंट की वो भी कायम होगी, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, ड्यूटी भी मिलेगी। 15-16 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन उसके ऊपर 40-50 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन भरने के लिए इसी तरीके से हम अपने हुकूमत को, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए उस तरीके की कानून साजी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें आ गई हैं। सर प्रीमियम नंबर प्लेट्स उसका ऑक्शन भी 29 तारीख को किया जा रहा है और उसका मकसद सिर्फ ये है, उसमें किसी भी लीड को प्रोमोट करना मकसद नहीं है, किसी की जाती ख्वाहिश पूरी करना मकसद नहीं है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम हुकूमतें लोगों से टैक्स लें, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ज़ाहिर है प्रीमियम नंबर प्लेट वही अफोर्ड कर सकेगा जिसके पास पैसे हैं। तो जो लोग, मैंने फिर कहा कि जो महंगी हैवी पैसों की गाड़ियां खरीदते हैं, अगर वो शौकिया नंबर प्लेट अपनी गवर्नमेंट से अप्रूव करा के ऑक्शन में लेते तो जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो हुकूमत की किट में जाएगा, हुकूमत अपने रिसोर्सेज बढ़ाएगी। सर दुनिया में हमेशा हुकूमतें चलती हैं लोगों से जब पैसे निकलवा के, लोगों से टैक्स लेकर, लोगों को सहूलियात देकर, फैसिलिटीज देकर, लोगों से पैसे लेकर। तो हम लोगों को वो फैसिलिटीज भी दे रहे हैं और ये कोई नया मॉडल नहीं है, दुनिया के काफ़ी ममालिक में है। हमने उसी तरह से हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ पाकिस्तान में भी हो और बाकी काफ़ी शहरों में है। इस्लामाबाद में भी रजिस्ट्रेशन इस तरह होती है, प्रीमियम नंबर प्लेट्स होते हैं लेकिन वो फिक्स प्राइस पर हैं। हमने ओपन ऑक्शन रखा है, तो हम पाकिस्तान में वो वाहिद सूबा हैं जो कि ओपन ऑक्शन के जरिए वो पैसे गवर्नमेंट की किटी में रिसीव करें और हम चाह ये रहे हैं कि हुकूमत अपना रेवेन्यू बढ़ाए। सर अब मैं आ जाता हूँ नार्कोटिक्स पे। नार्कोटिक्स पे लास्ट टाइम एक एडजर्नमेंट मोशन आया और उसमें हमारे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने भी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदों ने भी, जमात इस्लामी के नुमाइंदों ने भी और हमारे जो पीटीआई या वो सुन्नी ताद काउंसिल जो भी है हमारे भाई, इंडिपेंडेंट भी हैं, तो जो भी हैं हमारे भाई हैं, खैर उन्होंने भी ये कहा कि जी जो मंशियात की जो लानत है उसका खात्मा किया जाए। और उसमें उन्होंने सबने ये कहा कि स्कूल्स में भी रैंडम टेस्ट करवाए जाएं। सर हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, सिंध कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इंशाअल्लाह ताला 1 जुलाई से हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं with the help of education department, with the help of home department and excise and taxation department, तीनों डिपार्टमेंट मिलके। मैं फिर बता दूं, इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद किसी की इज्जत नफ्स मजरू करना नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उसमें अपने रिजर्वेशंस दिए थे और उन्होंने कहा था कि पेरेंट्स को वोट जरूर लें, तो उसको भी मद्देनजर रखकर कानून साजी होगी कि वालिदैन को बताएंगे कि जी हम रैंडम एक टेस्ट कराने जा रहे हैं, अगर किसी का टेस्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है कि ड्रग का पॉजिटिव है, तो हम वो रिजल्ट स्कूल के ना प्रिंसिपल को पता होगा, ना स्कूल के किसी इदारे को पता होगा, सिर्फ उसके वालिदैन को पता होगा। और वो उसके बाद उस बच्चे से पूछा जाएगा कि तुम्हें ड्रग्स किसने दी, किसी स्कूल के बच्चे ने दी
तुम्हें ये ड्रग्स किसी स्कूल के एम्प्लॉय ने दी, किसी कैंटीन वाले ने दी, किसी टीचर ने दी, या तुम्हें जिसने भी दिए, हमारा मकसद है कि हम उन ड्रग पेडलर्स का खात्मा करें, ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ें, ताकि इस मुआशरे को इस लानत से हम बचा सकें। और सर, अल्लाह वाहिद गवाह है कि पूरी पीपल्स पार्टी, पूरी सिंध हुकूमत, और मैं अपोजिशन की भी तारीफ करूंगा, इस मुहिम में हर आदमी नेक नियति के साथ हुकूमत का साथ दे रहा है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि हम सब में ये कंसेंसस अल्हम्दुलिल्लाह है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं सब नेक नीति के साथ काम करिए। सर, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर बनने के बाद जैसे ही सिंध आए और उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस में अपनी पहली लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की, उस मीटिंग की शुरुआत उनकी थी कि ड्रग पेडलर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और उनका आखिरी नोट था ड्रग पेडलर्स के एक्शन लिया जाए। जब मैं एक्साइज का वजीर बना, मेरी मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा से जब उनके घर पर मुलाकात हुई तो उन्होंने भी मुझे पहली हिदायत ये दी कि मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन ले। सर, अभी जो भी हम एक्शन ले रहे हैं इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध पुलिस का, इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ होम मिनिस्टर साहब का, शुक्रगुजार हूँ आईजी सिंध का, और जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं वो उसको पैट्रोनाइज करें उन कार्रवाइयों को चीफ मिनिस्टर सिंध और पूरी काबीना, पूरी गवर्नमेंट जो है उन मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। सर, हमने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कार्रवाइयाँ हमारी हुई हैं, हम कर चुके हैं सिंध भर में, जिसमें से 150 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और कुछ लोग एक्साइज के साथ मुकाबले में जो है वो जख्मी भी हुए हैं। तो सर, ये कार्रवाइयाँ नेक नीति से जारी हैं, और मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि जो भी शख्स में मुलविस है जल्द से जल्द तौबा कर ले, माफी मांग ले, छोड़ दे, कुछ भी हो जाए। और सर, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि अब ये इस मुहिम को जिस तरह हम देख रहे हैं और जिस वजह से कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब ये मुहिम जो है अभी हमारी एक पैशन बन गई है। ये वजारतों से मुंसलिक नहीं है, ये वजारतें रही ना रही, ये गवर्नमेंटें रही ना रही, जो खिलाफ जो कार्रवाई है वो अगर इंडिपेंडेंट हैसियत से भी करना पड़ा जरूर करेंगे, क्योंकि इस लानत को मुआशरे से हमें खत्म करना है। क्योंकि इस लानत, मंशात की लानत ने जो है हमारे पूरे मुल्क को तबाह करती जा रही है डे बाय डे। आप देखें, इस्लामाबाद में मशहूर वाकयात हुए जिसमें खवातीन को कत्ल किया गया। आप उसकी केस हिस्ट्री पढ़ें, जिन्होंने कत्ल किया, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने कत्ल किया वो उस वक्त मंशियात का इस्तेमाल कर रहे थे। आज पहले भी कह चुका हूं, यहां पर जो खास तौर पर जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, आइस और क्रिस्टल, लोगों की जिंदगी तबाह कर चुके हैं। बड़े बड़े मशहूर लोग हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनके बच्चे इस वक्त घर में जंजीरों में बंधे पड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टल एंड बिकॉज ऑफ दिस आइस। ये अल्लाह ताला से हम सबको माफी मांगनी चाहिए। और ये जो क्रिस्टल और आइस इस्तेमाल करने वाले हैं, ये आपके लिए इस वक्त मुआशरे में ज़ॉम्बीज़ हैं, जो अभी कराची में या मुख्तलिफ जगहों पर जो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, और स्ट्रीट क्राइम के बाद जो किलिंग के वाकयात हो रहे हैं, पहले स्ट्रीट क्राइम थे, किलिंग कम थी, अब जो किलिंग के वाकयात हो रहे हैं, ये सिर्फ उन ड्रग्स का, उन मंशियात का नतीजा है। और ये सिर्फ सिंध का में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये इस्लामाबाद में प्रॉब्लम है, ये KPK में प्रॉब्लम है, ये बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, ये पंजाब में प्रॉब्लम है। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मंशियात की लानत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम लीड करेंगे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, और ये एक्शन आखिरी दम तक जारी रहेगा, चाहे इसकी कोई भी प्राइस पे करनी पड़े, चाहे इसके लिए कोई खतरात को फेस करना पड़े, चाहे इसके लिए जान भी देनी पड़े, लेकिन इस लानत को खत्म। सर, नेक्स्ट चीज, इसके लिए जाहिर है सिर्फ बातों से खत्म तो नहीं होती चीजें, उसके लिए अमल भी करना पड़ता है। मैं शब्बीर साहब ने कहा, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने तारीफ भी की, उन्होंने कहा कि जी कुछ ठंडे होंगे, ठंडे बिल्कुल नहीं हुए। अगर शब्बीर साहब को मैं कहूँगा कि वो जो ट्विटर की एक वेबसाइट है, ट्विटर है, और उस पर आप एक्साइज का एक पेज एक काम हो रहा है। ठीक है, आजकल असेंबली के बजट इजलास की वजह से थोड़ी शायद उसमें स्पीड स्लो हुई हो, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि ये खत्म नहीं होगी, ये एक्सरसाइज जारी रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं गुजारिश करूंगा इस पूरे ऐवान के हर MPA से, क्योंकि जितने भी MPAs बैठे हैं, खासतौर पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का में ताल्लुक रखते हैं,
मैं रिजर्व सीट वाले से बात नहीं कर रहा, पर उनको भी पता होगा, लेकिन ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं, आप सबके हलकों में मंशात चल रही है। आप सब एक्साइज मिनिस्टर हैं, आप सब सिंध हुकूमत का हिस्सा हैं। आप बताएं, आप हमारी मदद करें। पहले दोस्त होते थे, कभी कोई स्कूल में वीडियो बनाए दिखाएं कि जी मंशा, आप हमारी रहनुमाई करें, एमपीएस रहनुमाई करें। हम लोग पूरा के साथ और हम सबने मिलकर सलाहत को खत्म करना, अकेले तो कोई भी काम नहीं हो सकता। आप सबने इसको अपना चैलेंज समझना, खुदा ना खास्ता कल को हम बच्चे ना ये जिस तरीके से ये फैलता जा रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तान का एक निहायत ही अहम मसला है जिसमें हम सबको जो है वो फेस करना है। इसलिए मैं आपसे ताउन भी चाहता हूं, आपको ऑफर भी कर रहा हूं कि ये महकमा, आपके महकमे, आप फुल अथॉरिटी के साथ जहां देखें हमें बताएं, उधर के एक्साइज ऑफिसर को बताएं, वहां के पुलिस स्टेशन को बताएं कि जी यहाँ पे ये चीज चल रही है। आप उस एरिया के एसएचओ को, डीएसपी को सब साथ ले जाएं, बोले जी सामने मंशात चल रही है, ये आप उसको खिलाफ कार्रवाई करो। ये आपकी, हम सब की ड्यूटी है। इस ऐवान में सिर्फ हम ठंडे एसी में बैठने नहीं है, इस ऐवान में हम इसलिए हैं कि इस सूबे की आवाम के जितने इस तरह के मसाइल है उसका हम हल करें। तो इसमें मैं चाहूंगा ताउन कि आप लोगों का ताउन चले। सर, इसमें जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जो कि आज मेरे ख्याल से ये भी एक मीडिया के लिए भी इंफॉर्मेशन होगी। सर, उसके लिए हमने नारकोटिक्स कंट्रोल विंग जो है, एक सेपरेट नारकोटिक्स कंट्रोल विंग जो है वो एक्टिवेट किया हुआ है। पहले वो बना हुआ था, एक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी एक्टिवेट नहीं है उस हद तक जितना होना चाहिए। उसकी रीजन क्या है? उसका रीजन है सर स्टे ऑर्डर। नारकोटिक्स विंग में आज से 8-9 महीने पहले दिया जा चुका है, लोगों ने अप्लाई कर दिए, आईबीए के टेस्ट की रिजल्ट आ गई हैं। उनकी भर्ती इसलिए नहीं हो सकती कि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ। सर, मुझे बताएं कि आज सपोज आज से 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो स्टे ऑर्डर खत्म भी हो जाता है, तो फिर क्या होगा? जब उनके फिर भर्तियों के लिए 1 महीना लगेगा, फिर उनको ट्रेनिंग के लिए 8 महीने, 9 महीने, साल और लगेगा। अगर हम साल तक इंतजार करते रहें कि ये लोग आए, भर्ती हों, ट्रेनिंग लें, फिर ये आके नौकरियां करेंगे और फिर ये इन मंशात फरोशों के खिलाफ लड़ेंगे, तो काम कैसे होगा? आज जो नारकोटिक्स का हम काम ले रहे हैं वो एक्साइज की पुलिस से ले रहे हैं, एक्साइज की फोर्स से ले रहे हैं। जो जिनका काम कभी प्रॉपर्टी टैक्स का काम करना था, कभी मोटर व्हीकल काम करना था, वही लोग शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से अब नारकोटिक्स का काम भी कर रहे हैं। तो मेरी इल्तिजा होगी, गुजारिश होगी, और मैं डायरेक्ट जुडिशरी से भी इस ऐवान के जरिए अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते बाकी चीजें बाद में चलती रहेंगी, आप ये स्टे ऑर्डर खत्म करें ताकि हम गवर्नमेंट अपना काम कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही है। जिस तरह सरदार शाह साहब ने, बाकी लोगों ने कहा कि स्कूल्स हैं, टीचर हैं, चौकीदार नहीं है। रात को कोई बेंच लेके चला गया, स्कूल से कोई किताबें लेके चला गया, पंखे लेके चला गया, तो कौन जिम्मेदारी देगा? इस तरीके पूरे सरकार के जो काम है सारे मुतासर हो रहे हैं, बिकॉज आपने बैन लगाया हुआ है। होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि जी 1 लाख लोग उनके पास 50 मौजूद हैं। अभी अगर आप, हम लोग सब चिल्ला रहे हैं कि जी स्ट्रीट क्राइम बढ़ा हुआ है, अगर ये 50,000 लोग सड़कों पे होंगे तो आपको और हमें सबको फायदा ही है। तो खुदारा इन चीजों को, इन पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड में रखें और हम लोग जो है वो अपने स्टे ऑर्डर खत्म कराएंगे ताकि सूबा आगे चल सके, ताकि हुकूमत आगे अपना काम कर सके। तो सर, नारकोटिक्स विंग में अभी हम जो ऑफिसर लेके आए वो डेपुटेशन पे सिंध पुलिस से लेके आए, उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब की मेहरबानी, होम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी, और फिर हमने अभी उधार मांगी है सिंध पुलिस से कि जी हमारे पास फोर्स कम है, हमें कोई 125 तक आप कोई नफरी दें कि हम नारकोटिक्स का काम कर सकें। उसमें भी मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का, होम मिनिस्टर साहब का, आईजी साहब का, कि उन्होंने जो है वो अब हमें आजकल में शायद वो हवाले हो जाएंगे हमारे, तो हम जो एक्शन होगा वो मजीद तेज नजर आएगा। मंशात फरोश आपको भागते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। सिंध भर की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सिंध के बॉर्डर है, चाहे वो घोटकी में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, जहां जहां से मंशात यहाँ आ रही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा और उसमें 0 टॉलरेंस है। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम भी है, कोई ना कोई डर है ना कोई खौफ है। सर, इसके अलावा हमने एक्साइज में एक रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स भी उसका कयाम अमल में ले आए हैं। उसमें हमारे पास कुछ लॉजिस्टिक के इशूज थे, उसके बावजूद वो फोर्स 24 घंटे
और 7 दिन काम करेगी। और उसके लिए हमने डेडिकेटेड एक कंप्लेंट सेंटर भी बना लिया है, जिसमें वो ड्रग रिलेटेड कंप्लेंट होगी, उसके हमने नंबर भी है 111374634 111374634। ये कंप्लेंट सेंटर नंबर है कि जब भी आपको पता चले कि कोई मंशात का कारोबार कर रहा है, कहीं से आपको इत्तला मिले, तो बराए मेहरबानी आप हमें उस नंबर पे कॉल करें। हम मजीद भी इस पूरे महकमे को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं कि मोटर रजिस्ट्रेशन की चाहे नंबर्स, जो सप्लायर था उसको अपने थोड़ा सख्ती से निपट के कहा है कि जी अपनी सप्लाई बढ़ाएं, और सप्लाई बढ़ाने के बाद अब हम ये कह रहे हैं कि उन नंबर्स को पब्लिसाइज भी कर रहे हैं कि जी ये नंबर्स जो हैं ये पब्लिसाइज हैं, आप लोग बराए मेहरबानी आके अपनी नंबर प्लेट्स जो हैं वो अपनी रिसीव कर लें। और काफ़ी तौर पर लोग आ रहे हैं और वॉलंटियरली नंबर प्लेट्स वहाँ से लेके जा रहे हैं। सर, इसके लिए हम गवर्नमेंट के जो बाकी इदारे हैं, SRB के साथ भी एक्साइज एंड टैक्सेशन मिलकर अपने जो टैक्स रेवेन्यूज को ज़्यादा मॉडर्नाइज करने और उसको सेंट्रलाइज करने के लिए अपने एफर्ट्स ले रहा है। और इसके लिए अब हमने एक और चीज़ भी बताने जा रहा हूँ। जिस तरह हमने कहा कि प्लान टू एस्टेब्लिश एक फॉरेंसिक लैब भी हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें ड्रग टेस्टिंग जो है वो फास्ट ट्रैक पे होगी। उसके साथ साथ हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटीज नार्कोटिक्स की बनाने जा रहे हैं, डिवीजन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हम चाह रहे हैं कि डिवीजन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है नार्कोटिक्स की वो कोऑर्डिनेशन कमेटीज हो, ताकि हर जिला, हर तहसील, हर शख्स जो है वो इस मुहिम का हिस्सा बने और हम इस लानत को यहां से खत्म कर सकें। सर, अब मैं आपकी इजाजत से बात करूंगा ट्रांसपोर्ट पर। महकमा ट्रांसपोर्ट जो कि इस वक्त अशद ज़रूरत भी है पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूस तौर पर सिंध में, क्योंकि जो भी इस वक्त इन्फ्लेशन आई हुई है, जो भी महंगाई का तूफान है, जो भी इस वक्त मुल्क में जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, उसमें सिर्फ एक ही हल है कि आप आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको कोई रियायती चीज़ें दें जिससे लोग जो हैं वो अपना काम कर सकें। सर, इसमें मैं पहली बात कर लूं कि मैं इस 100 दिन की बात कर रहा हूं ना। पहले जो किया वो सबके सामने कोई छुपी बात नहीं। इस 100 दिन में हमने क्या किया? मैंने कहा कि हाँ, मैं एज ए मिनिस्टर मैं एहतसाब के लिए यहां पर मौजूद हूं, इस असेंबली का हर रुकन को जवाब देने के लिए मैं मौजूद हूं, और इस सूबे की आवाम को कि 100 दिन में हमने क्या क्या किया। सर, इस 100 दिन में हमने पहले एक शटल सर्विस चलाई जो इंटीग्रेशन थी बिटवीन ऑरेंज लाइन एंड ग्रीन लाइन। जो ग्रीन लाइन बनी हुई थी BRT, और फिर जो ऑरेंज लाइन बनी थी उसका बीच में एक स्पेस था जो खाली था, तो ऑरेंज लाइन BRT को अब वहां तक इंटीग्रेशन उसकी हो गई है। हमने इन्हीं 100 दिनों में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन की इंटीग्रेशन कर दी, तो उसमें हमने एक शटल सर्विस स्टार्ट की। फिर सर, इसको आगे भी हमने एक प्लान कर चुके हैं, उसके भी टेंडर हो चुका है कि ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन अभी तो हमने सिर्फ शटल सर्विस के जरिए इंटीग्रेट किए, अब इसका हम ट्रैक भी इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं उससे उस इलाके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सर, दूसरी येलो लाइन BRT। येलो लाइन BRT $438 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 61 बिलियन रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। सर, ये प्रोजेक्ट जो था, फिर मैं आऊंगा केयर टेकर गवर्नमेंट पे। ये प्रोजेक्ट हमने पेपर में हमारा चल रहा था, केयर टेकर गवर्नमेंट ने सर इतनी सुस्त रवि रखी कि इस प्रोजेक्ट पे को टच ही नहीं किया। जब पहले ही हुकूमत आई, कैबिनेट बनी, चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया, तो वर्ल्ड बैंक के वफ्द के साथ मीटिंग थी, उसमें इसकी जो मॉडलिटी थी वो थी अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क था ये, क्योंकि इसकी स्पीड कम थी। सर, चंद दिनों में हमने इस काम को आगे बढ़ाया और हमने इस प्रोजेक्ट को, उनके जो टारगेट्स थे वो थे कि जी हमें इस प्रोजेक्ट को जून में शुरू करना है, जो टारगेट्स थे। जैसे ही पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आई और ये महकमा पर हमें मिला, तो वो काम स्पीड अप किया गया, और जो काम जून में हमने शुरू करना था वो हमने अप्रैल में शुरू करके दिखा दिया, 2 माह पहले। और अब जो उनकी रिपोर्ट इंशाल्लाह ताला आएगी चीफ मिनिस्टर साहब के पास, जब वो
नेक्स्ट मीटिंग होगी वर्ल्ड बैंक में तो मैं एडवांस में इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब को बताऊं कि येलो लाइन बीआरटी में आपके पास रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्क है एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट में और इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो पेन रखती है। इसमें सर एक और हमारा था डेपूज का, बस डेपूज जो है येलो लाइन बीआरटी कराची के दोस्त गौर से सुने क्योंकि ये बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है और हम सब के लिए अहम प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट आगे 100 साल तक आपके हमारे जो है वो बसेस के ट्रांसपोर्ट के इशूज को रिजॉल्व करता रहेगा। उसमें ये पहला जो इसकी पहले शुरू में आरएफपी थी उसमें ये सिंगल स्टोरी एक बस डेपो बन रहे थे। जैसे ये गवर्नमेंट हमारी आई मतलब ये मिनिस्ट्री मुझे मिली तो मैंने उनको ये कहा कि जी कराची में मेन मसला ही हमेशा ज़मीन का होता है कि हमारे बस स्टॉप्स नहीं है, बस स्टैंड्स नहीं है और ज़मीन की बड़ी शॉर्टेज होती है, तो आप इसको सिंगल स्टोरी बस स्टैंड को आप डबल स्टोरी बना दें। तो उन्होंने कहा कि पूरी डिज़ाइनिंग चेंज होगी, पूरी ड्राइंग चेंज होगी। मैंने कहा भले डिज़ाइनिंग चेंज हो, ड्राइंग चेंज हो। लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब मैं आपका थोड़ा तवज्जो चाहूँगा, आप पेपर भेज रहे हैं अपने बाहर। अच्छा मैंने कहा जी भले डिज़ाइन चेंज हो, ड्राइंग चेंज हो, आप इसको डबल स्टोरी बस स्टैंड बनाएं ताकि इन फ्यूचर, आज तो आप सिर्फ 250-300 बसेस के लिए बना रहे हैं, कल को अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है हमें 400-500 और बसें डालनी पड़े तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हो, उस वक्त हम ट्रैक या ज़मीनें ना ढूंढ रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा रिवाइज हुई ड्राइंग, वो जो सिंगल स्टोरी बस स्टॉप था, बस स्टैंड था, वो डबल स्टोरी बन रहा है। कल उसकी एनओएल हो गई है, इंशाल्लाह ताला 10 से 15 दिन में वो काम भी हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। जो जाम सादिक ब्रिज था वो काम हम शुरू कर चुके हैं बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के, बगैर किसी इफ्तिताह के। जाम सादिक ब्रिज जो येलो लाइन बीआरटी का था उसमें पैरेलल ब्रिज बन रहा है, अब 2 ब्रिजेस बन रहे हैं। पहले एक ब्रिज था, अब 2 ब्रिज बन रहे हैं। और मैंने कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लीडर साहब नहीं थे, कि 61 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट कराची के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो दे रही है। सर रेड लाइन बीआरटी, वो कहते हैं ये बहुत बड़ा हाथी, ठीक है ना, वो हाथी वाकई बन गया है। रेड लाइन बीआरटी का काम हुआ, फिर जो मुल्क में एक बीच में महंगाई का तूफान आया, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स के, और क्योंकि उसमें हम एक इंटरनेशनल बैंक के फंड्स जो है उससे हम लोन लिए हुए हैं, तो वो लोन उसमें मुंसलिक है, तो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी, या कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में थी या इंटरनेशनल उन लोन एजेंसी के हाथ में थी। सर बीच में जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी 8-9 महीने ये काम बंद रहा, एक ईंट भी उस प्रोजेक्ट में नहीं लगी, और ये आपकी सारी यूनिवर्सिटीज को इरोड जाता है। जिन्ना एवेन्यू के बाद नुमाइश वाला जो एरिया है, ये आपका पूरी यूनिवर्सिटी, सब लोग बेचारे स्टूडेंट आज दिन तक परेशान हैं, और मुझे उनकी परेशानी का एहसास भी है। सर प्रोजेक्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे आ गया, मैं बता रहा हूं कि लोगों ने कहा कि ये प्रोजेक्ट अब नहीं हो सकता। बड़े बड़े अहम लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये प्रोजेक्ट अभी बन ही नहीं सकता, ये मट्टी पाव खत्म हो गया प्रोजेक्ट। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई, पहली कैबिनेट मीटिंग थी, तो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने उस कैबिनेट मीटिंग में कहा कि सर इसको दोबारा रीटेंडर करें। वो मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, बोले दोबारा रीटेंडर करें, ये प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता रेड लाइन बीआरटी। मैंने कहा रीटेंडर किया तो जो आज कॉस्ट है उससे ये कितना ऊपर जाएगा और कितना टाइम लगा, इंटरनेशनल टेंडर होगा, तो प्रोजेक्ट तो हो ही नहीं सकता। फिर एक मशहूर अंग्रेजी जरीदे ने, मैं नाम ले, डॉन अखबार ने एक खबर चलाई कि ये प्रोजेक्ट अगले 8 महीने तक शुरू नहीं हो सकता रेड लाइन बीआरटी का। इस हद तक मायूसी, और हर लेवल तक। सर वो कहते हैं ना, जब नीयत साफ हो तो मंजिल आसान होती है। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, जैसे हमने मिनिस्ट्री दोबारा मिली, कैबिनेट बनी, उसके 10 दिन के अंदर हमने प्रोजेक्ट दोबारा शुरू कर दिया, और जो उसके मसाइल थे वो सारे खत्म हो गए, सारे हल हो गए। तो किसी ने कहा कि 8 महीने नहीं हो सकता, किसी साहब ने कहा कि इसको दोबारा रीटेंडर करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉलिटिकल विल थी, एक नीयत थी, और सर ये प्रोजेक्ट भी $503 मिलियन का प्रोजेक्ट है। 78.4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कराची के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की तरफ से तोहफा है ये। सर अब आ जाएं पीपुल्स बस सर्विस। अल्हम्दुलिल्लाह अवैध शाह साहब जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने शुरू किया, और ये बसें कराची में चलना शुरू हुई। उसके बाद सर हमने इसके रूट्स कराची में चलाए।
मैं आज सिर्फ बात कर रहा हूं जो आपको जिन प्रोजेक्ट्स की ना, वो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि मैं इस 100 दिन की मैं आपको प्रोग्रेस देना चाह रहा हूं। पिछली मैं बातों से किसी को बोर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि 3 महीने का हमसे रिजल्ट हमसे चीफ मिनिस्टर साहब भी लेंगे, पार्टी क़यादत भी लेगी, यहाँ के MPs भी लेंगे और हमारे ऑपोजिशन के भाई भी हमसे लेंगे कि भाई आप इन 3 साल को साहब ने। सर, इसमें हमने एक रूट 11 को थोड़ा हमने इसके रूट बढ़ाया, मीरा नाका चाकीवाड़ा तक जो है रूट को बढ़ाया। मैं इन 3 महीनों की बात कर रहा हूं। सर, मीरपुर खास एक सिंध का बहुत बड़ा शहर है, डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। मीरपुर खास में हमने इन 100 दिनों में ही पीपुल्स बस सर्विस का नया ऑपरेशन शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नई बसें भी हमारी 14 जून को यहां पहुंची। उसके साथ हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया, वो भी पाकिस्तान में हम पहले ही थे, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम AFC, जिसमें चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब चीफ गेस्ट थे। उस प्रोग्राम में उन्होंने खुद वो सारा सिस्टम देखा। वो भी अभी बसेस के जो कार्ड बनेंगे बाहर, जिसकी तरह आप प्रीपेड कार्ड बनेंगे, और ये वो कार्ड होंगे, ये आपका ATM कार्ड भी होगा। उसमें आपने जितने पैसे डाले उस कार्ड में, उसको अगर आप चाहें तो बसेस के फेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी ATM स्टेशन पे उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। वो हमने एक बैंक के साथ बल्कि वो प्रोजेक्ट किया, तो अब वो उस पर भी उसका काम भी बहुत स्पीड से चल रहा है। कुछ जगहों पे शुरू हो चुका है इसके स्टॉल्स, और आपने देखे होंगे शहरों में। अब वो आपके पास हमने एक ATM कार्ड है, जिसने भी 5000 मिनिमम है, आपने डलवा दिया, उसके बाद आप इसको यूज़ करते रहे। उसमें बाद आप जितनी दफ़ा बसों में सफ़र करना है वो भी करते रहे, और जितने पैसे आपने निकलवाने हैं उससे, कल को कोई बर्गर शर्गर खा रहा है तो कहीं पर भूख लगी तो वो भी आप उन्हीं पैसों निकलवा सकते हैं। तो मकसद ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हम पाकिस्तान में पहले हैं जो कि ये AFC लेकर आए हैं। सर, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नया शहर हमने आगाज कर रहे हैं, शहीद बेनज़ीराबाद। शहीद बेनज़ीराबाद में पीपुल्स बस सर्विस पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में वहां पे आवाम के लिए वो शुरू हो जाएंगी। सर, अभी हम जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, 36 किलोमीटर बसेस शुरू कर रहे हैं कराची में, सादी टाउन से टावर, फिर रिमझिम टावर, फिर सफूरा मेमन हॉस्पिटल, फिर गुलजार हिजरी, अल आसिफ, लकी मॉल, जोहर मोड़, ड्रिग रोड, कारसाज, नर्सरी, FTC, मेट्रोपोल, शाहीन कॉम्प्लेक्स, आय चुंदरीगढ़ रोड। फिर एक और नया रूट हम शुरू करने जा रहे हैं 21 किलोमीटर का, वो होगा हॉक्स बे से लेकर मारीपुर रोड तक, क्योंकि यहाँ के MPs जो है कराची के, इनकी ये बड़ी गुजारिश थी कि हॉक्स बे और मारीपुर तक शुरू किया जाए, तो वो रूट भी शुरू करने जा रहे हैं। सर, एक शिकायत भी करूंगा, शिकायत ना की जाए तो फिर बात नहीं है। सर, हमारे हर दिल अजीज वजीर आजम पाकिस्तान, हमसे ज़्यादा आपके भी, अच्छा, तो वो कराची आए। हाँ, हमारे तो ज़ाती भी मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि मैं और सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब उनके साथ उम्रे पे भी गए थे और खाना काबा के अंदर भी हम लोग गए थे, और उनकी मेहरबानी थी, अल्लाह ताला की का बुलावा था। सर, उन्होंने कराची में 150 बसेस का वादा किया था। उनका जो लास्ट विजिट था प्राइम मिनिस्टर साहब का, कराची के लिए 150 बसेस का वादा किया, जो कि इस वक्त वफाकी बजट में मौजूद नहीं है। तो मेरी अगर इंशाअल्लाह ताला जब भी मुलाकात हुई, अल्लाह ने चाहा, तो मैं भी अपनी तरफ से एहतजाज करूंगा। चीफ मिनिस्टर साहब जो रूटीन में उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप ये दोबारा ये अपना इसको प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराएं। हमारा बड़ा आजिज़ाना प्रोटेस्ट होता है, हाथ बांध कर प्रोटेस्ट होता है कि बराए मेहरबानी कराची को बसेस की जरूरत है, सिंध सूबे को बसेस की जरूरत है, हर जिले को जरूरत है, हर तहसील को जरूरत है। तो इसलिए बराए मेहरबानी जितना भी आप इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं करें। ये आपने वादा किया था आपके लास्ट ट्रिप में, और वादा वफा तो जरूर होना चाहिए। तो मेरी ये गुजारिश होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो 150 बसेस का आपने वादा किया था वो पूरा करें। सर, मजीद एडिशनल बसेस वो भी आ रही हैं। अप्रैल में हमने नए 3 रूट्स जो हैं वो शुरू किए हैं, और हमने एक और भी काम किया है, इन्हीं दिनों में वो भी काम हुआ है। हमने 18 वुमेन ड्राइवर्स जो हैं उनको ट्रेन किया है। अब खवातीन ड्राइवर बसें चलाती हैं हमारे शहर में, 18 वुमेन ड्राइवर्स। और जब हमने ट्रेनिंग के लिए किया कि हम प्लान कर रहे थे, तो हमें कहा गया यार उनको किस तरह आप इंकरेज करेंगे। हमने कहा उनको इंकरेज ये करेंगे, उनको बुलाएं, जितना दिन वो ट्रेनिंग करेंगे उतने उनको कोई 45,000 रुपीज का स्टाइपेंड दिया जाएगा, उनको लंच फ्री दिया जाएगा, उनको फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर हमने NHA के साथ मिलकर और खुद हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उनको वो ट्रेन किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारी खवातीन ड्राइवर वो ट्रेन है।
यह है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसका ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने देखा था कि आज थर की खवातीन, थर पार्कर में खवातीन आज जो है वो बड़े ट्रक्स चला रही हैं, और हमारी कराची और हैदराबाद और बाकी शहरों की यहाँ खवातीन हैवी ट्रैफिक में बसेस चला रही हैं। सर, इसके बाद फिर अगेन हमने इन्हीं 3 महीनों में हमने पिंक बसेस जो है उसके 3 रूट्स और शुरू किए, नए रूट शुरू किए खवातीन के लिए बसेस के। खवातीन सुन भी नहीं है आपस में बातचीत में, अच्छा, तो खवातीन ने जो हैं उनके लिए हमने 3 नए रूट शुरू किए, और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने उसका इफ्तिताह किया, और वहां पे फिर 2 महीने के लिए हमने वो फ्री में भी बसें चलाई, क्योंकि मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने कहा कि जी हमेशा के लिए चला। हमने कहा हमेशा के लिए नहीं चला सकेंगे, कम से कम फिर 2 महीने के लिए हमने वो फ्री रूट चलाए। तो पिंक बसेस के नए रूट, सर पिंक बसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है, जिसको इस बार खुशी की बात यह है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब, खुशी की बात यह है कि इस बार फेडरल गवर्नमेंट में जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच सुन रहा था, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में पिंक बस शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे खुशी ये हुई कि वो पौधा जो कि सिंध हुकूमत ने लगाया आज उसकी पजीराई हो रही है। और सर, जब ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, जनवरी की बात थी पिछले साल की, तो जब ये शुरू किया था, जब इसका प्लान बन रहा था, तो यही था कि क्या ऐसी चीज की जाए जो खवातीन को मजबूत कर सके। तब जहन में ये पिंक बस आया, और जब हमने शुरू किया तो आपकी बरतानवी अखबार गार्डियन, आपकी खलीज टाइम्स, आपकी गल्फ न्यूज, आपके DW चैनल, जर्मन चैनल जो हैं, इन सब ने यहां पे आके प्रोग्रामिंग की और कहा कि जी पाकिस्तान में इस तरह की एक सर्विस शुरू की जा रही है। ये सर्विस ना ही गल्फ में है, ये सर्विस ना ही UK में है, ये सर्विस ना ही यूरोप में, ना अमेरिका में, किसी मुमालिक में नहीं, ये पाकिस्तान में सिंध हुकूमत ने ये सर्विस शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक कामयाबी के साथ अपने राह पे चल रही है। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट था EV बसेस का, EV बसेस का प्रोजेक्ट था, वो भी पाकिस्तान में पहले ही शुरुआत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने की, जो EV बसेस चला रही है, जो माहौलियाती दोस्त बसेस हैं। और वो बसेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ये भी एक अच्छी शुरुआत की, और अभी और मजीद बसेस जो हैं वो हम लेके आ रहे हैं। इसमें पहले भी कुछ हमने रूट शुरू किए, अब मजीद रूट्स भी शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर मजीद भी बसेस इंशाल्लाह ताला हम लेने जा रहे हैं। सर, एक और चीज जो है, अभी मैं देख रहा था, एक बातचीत हुई, जो ट्रांसपोर्टर्स इजाफी किराया वसूल करते हैं। सर, हाउस एंड ऑर्डर कराएंगे थोड़ा सा, सर हाउस एंड ऑर्डर कराएंगे प्लीज, हाउस एंड ऑर्डर प्लीज। आप डॉक्टर साहब तशरीफ रखिए। हाँ सर, सईद साहब भी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे हुए। अच्छा सर, तो जो हमने सर हमने जो इजाफी किराए के खिलाफ मुहिम अभी मैं देख रहा था कहीं पे चल रही थी, CM साहब आपने भी देखा होगा, एक सूबे में आया कि जी पाकिस्तान में पहली दफा ट्रांसपोर्टरों से इजाफी किराए वापस लिए जा रहे हैं। सर, उन्होंने कोई 9 लाख रुपए के कोई किराए वसूल किए थे। मैं बताता चलूं, जब मैं पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, इससे पहले गवर्नमेंट में, हमने ये तब शुरू किए थे जब अब लोगों ने शुरू किए हैं। तो ये इजाफी किराए मैं अभी आपकी फिगर दे दूं, टोटल हमने सर सिर्फ इस ईद की बात करूं, मैं पिछले जो किए तो किए, इस ईद पे 5,110 गाड़ियों की चेकिंग की, बसेस और वैन की। उन पे जो फाइन हमने वसूल किए हैं, 55,62,950 रुपए के फाइन हमने उनसे वसूल किए, और 92,93,250 रुपए के फाइन हमने पैसेंजर्स को वापस करके दिए। एक्सेस फेयर जो था वो हमने वापस करके पैसेंजर्स को दिया है।
92,93,250 का एक्सेस फेयर वापस किया है, और जो फाइन इंपोज किया उन लोगों पे ट्रांसपोर्टर पे वो 55,62,950। तो सर सूबा सिंध तो छोटा सूबा है, उसकी कारकर्दगी ये थी, और ये हमने पहली दफा नहीं किया है, ये हमने दूसरी दफा किया है। जिन्होंने पहली दफा की वो 9 लाख रुपए भी दिखा के वो बता रहे। तो खैर मैं आपको सिर्फ बात बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह सर लोग हमें मतलब भले फॉलो करें, अच्छी चीजों में हमें कोई बुरी बात नहीं है सर। इसके अलावा हम ऑटोमेशन सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज में और प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज में, ताकि उसके बाद अभी भी प्रॉब्लम्स हैं डिपार्टमेंट में। मैं ये नहीं कहूंगा कि डिपार्टमेंट हमारे बिल्कुल दूध के धुले हो गए, नहीं, ट्रांसपोर्ट में भी इश्यूज है, ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं उसमें इश्यूज है, मैन पावर के इश्यूज, हम पुराने सिस्टम्स में चल रहे हैं। अब हम इनको करने जा रहे हैं कि ये सारे सिस्टम्स जो हैं उनको हम डिजिटलाइज भी करें और इनको ऑटोमेशन पर भी ले जाएं, ताकि ये लीकेजेस भी बंद हों, ताकि उसमें फास्ट मनी बंद हो और उसमें गलत किस्म के फिटनेस सर्टिफिकेट वो बंद हो। सर एक और खुशखबरी कराची के दोस्तों के लिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है बहुत मसरूफ है गपशप में, सर बड़ा मसला है। अच्छा सर मसला ये है, मैं चाहता हूं कि हमारे कराची के दोस्त भी सुने, यहां वाले दोस्त भी सुने, शायद मैं बहुत बोर कर रहा हूं लोगों को, आगे कराची के हमारे सदर भी आगे डिवीजन के। सर हम जो है आपको पता है कि यहां से लोग अब कंट्री साइड बहुत जाते हैं, मतलब यहां से लोग सिंध में कराची से हैदराबाद भी जाते हैं, मीरपुर खास भी जाते हैं, लाड़काना के लिए बसेस भी जाती हैं, लाहौर के लिए भी जाते हैं, पेशावर के लिए भी जाती है, बाकी जगहों पे भी जाती है। सर इसमें अभी बसेस जो आती हैं वो शहर में आती हैं, आपने अगर देखा होगा सदर में बसें आती हैं और यह कैंट स्टेशन तक बसेस आती हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट शटल सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि जिसको अगर कराची से बाहर जाना है या सूबे में जाना है या किसी और सूबे में भी जाना है, तो शटल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सदर से पिक करेगी और वो शटल सर्विस आपको जो है वो कैंट स्टेशन से पिक करेगी। को यहां के पैसेंजर्स जो है, ताकि हैवी ट्रैफिक शहर में ना आए, और यहां के पैसेंजर्स को बस टर्मिनल तक छोड़ के आएगी। ये एक मैं समझता हूं इनकलाबी काम है, और इस काम में ये जो शटल सर्विस शुरू कर रहे हैं इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर लेकर आ रहे हैं। इसमें सिंध गवर्नमेंट के हम पैसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट पे कोई बोझ भी इसमें नहीं लेके आ रहे हैं। दूसरी सर मैंने महकमों की तो बात कर ली, सर हाउस ऑर्डर करा है प्लीज। सर हमने महकमों की बात तो कर ली, तो मैं बंद कर दूं सर, अगर मैं बोर कर रहा हूं तो बंद कर दूं, कोई बात नहीं सर। सबने आज इतनी लंबी लंबी स्पीचें कहते हैं, हमें हमारी टाइमिंग एनर्जी लोगों की कम रह गई है सर। अब इसमें ये तो मैंने डिपार्टमेंट्स की बात की, अब मैं सर अपने सूबे की एक बात करूं। सर हमारे सूबे के लिए मैं कहूंगा, चाहे सारे दोस्त गौर से सुने, एक मखसूस परसेप्शन पिछले 25-30 साल में बनाई गई है नहीं, और बनाई गई है। और बनाई गई का मकसद यह है कि एक प्रोपेगेंडा के जरिए, मीडिया ट्रायल के जरिए हमेशा सिंध सूबे को निशाना बनाया गया है। सर ये हाउस इन ऑर्डर करवा दें प्लीज। सर पूरा मीडिया ट्रायल जो है सिंध सूबे के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत हमेशा किया जाता है, और जब भी सिंध की शक्ल दिखाई जाती है, चाहे वो मीडिया में दिखाई जाए, चाहे टॉक शोज पे दिखाई जाए, चाहे चंद मखसूस एंकर हजरात के मुंह पे दिखाई जाए, तो बस सिंध तबाह बर्बाद, कुछ नहीं है, टूटा फूटा कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल हर दुनिया की बुराई सिंध सूबे में। सर मेरे 2 सवाल हैं, अगर सिंध सूबा इतना ही बुरा है, अगर सिंध सूबा इतना ही बुरा है, तो आज पूरा पाकिस्तान मजदूरी के लिए, कारोबार करने के लिए सिंध सूबे में क्यों आ रहा है, बाकी सूबे में क्यों नहीं जा रहे? यह मेरा सवाल है सर। मैं फिगर्स भी दे सकता हूं, मैंने पूरी फिगर्स निकाली है। अमंग द 4 provinces currently the highest rate of urbanization is observed in Sindh, with urban population shares of 49%. About 47% people came from Punjab,
42% people came from KPK. Very large population come to Karachi, 92% with the rest of Sindh. 46% people migrate from other provinces of Sindh on account of employment opportunities and 30% come for the purpose of business. अगर इतना ही हम बुरे हैं तो बाकी सूबों में जिन लोगों की हुकूमतें हैं उनके सूबे इतने ही अच्छे हैं तो वो वहां पे मुझे कोई भी एतराज नहीं, खुदा न खास्ता मेरी इस स्पीच के इस कॉन्टेक्स्ट को किसी तासुब में ना लिया जाए कि मैं किसी पे एतराज करूं। पाकिस्तान हम सबका, इसका एक एक इंच हर पाकिस्तानी का, लेकिन मकसद अगर हम इतने ही बुरे हैं, हमारी इतनी ही बुरी हशर है, इतनी बुरी शक्ल है, हमारे पास ना पीने का पानी है, ना सड़कें हैं, ना कुछ है, तो सारे लोग वहां पे आके इस शहर में यहां पे क्यों आके बस रहे हैं? सर, कराची के आज सबसे बड़े मसाइल भी की वजह भी यही है। मसाइल की वजह भी यही है कि यहां पे पूरे पाकिस्तान का इन्फ्लक्स इस शहर पर है। तो जाहिर है जब पूरे पाकिस्तान का इन्फ्लक्स इस शहर पे होगा तो जाहिर है यहां पानी भी कम होगा, सड़क भी छोटी पड़ेगी, यहां पे रहने के लिए जगहें भी कम होंगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की नजर भी इसी शहर पर है। तो ये सवाल सबको ये सोचना चाहिए। सर, हेल्थ पे मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान का बुरा तरीन सूबा है तो पूरा पाकिस्तान इलाज कराने के लिए सिंध में क्यों आता है? और मैं सिर्फ हवाई बात नहीं करूंगा, मैं फिगर के साथ बात करूंगा। सर, एक हॉस्पिटल है सिंध इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल, इसका मैं आपको डेटा शेयर करता हूं। 34,691 पेशेंट उसने चेक किए हैं सूबे सिंध के, 1280 पेशेंट उसने चेक किए हैं बाकी सूबों के। साइबर नाइफ जेपीएमसी 35,588 पेशेंट सूबे सिंध के उन्होंने इलाज करवाया है साइबर नाइफ जेपीएमसी से। 19,163 पेशेंट्स ने इलाज करवाया बाकी सूबों से जेपीएमसी में। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ 1,23,103 पेशेंट सूबा सिंध के, 52,770 पेशेंट बाकी सूबों के, वो यहां पे आए, उन्होंने इलाज करवाया है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर 1,83,095 पेशेंट सूबा सिंध से, 6,196 पेशेंट बाकी सूबों से। पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 19,239 पेशेंट सूबा सिंध के, 5,544 पेशेंट जो है वो दूसरे सूबों के। SIUT 1,08,192 पेशेंट सूबा सिंध के, 80,453 पेशेंट बाकी सूबों के यहां से इलाज करवाया गया SIUT में। NICVD 27,35,603 पेशेंट NICVD ने चेक किए। 27,35,603 पेशेंट सूबा सिंध के, 3,64,593 पेशेंट बाकी सूबों के यहां पे आके इलाज करवा के गए। मेरे दोस्त शब्बीर साहब कह रहे थे कि इस NICVD का नाम सुनकर हम कान पक गए कि सब दिल के मरीज हो जाएं। अल्लाह ताला से तौबा करो, दिल के मरीज नहीं बने हो। मैं दिल का मरीज बन चुका हूं। हैदराबाद देही के इलाके में सुबह को 4 बजे हार्ट अटैक हुआ था और मैं वहां भागा कहां पे? NICVD। सुबह को 4:30-5 बजे वहां पहुंचा NICVD में सुबह को। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैं उस वक्त में मैं मिनिस्टर था, लेकिन मुझे वेट कराया गया, बोला पहले एक पेशेंट आपसे पहले उसका इलाज करेंगे फिर आपका इलाज करेंगे। ये थी NICVD। और मैं आपको बताऊं सर कि अल्लाह ताला का बड़ा करम था। अगर NICVD नहीं होती तो पता चलता। और अगर मैं कह रहा हूं कि 27,35,603 जाने हुकूमत सिंध बचा चुकी है सिर्फ सुबह सिंध के पेशेंट्स की, और 3,64,593 जाने बची है। बचाने वाले अल्लाह ताला की जात है, लेकिन सारा NICVD बनी है बाकी सूबों की लोगों की। तो सर, सूरा अल मायदा 5 आयत नंबर 32 वो क्या कहती है? और जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो मेरे भाइयों, तो यहां तो 27 लाख सिर्फ एक, अगर मैं सारे गिनने चाहूं तो कितनी बड़ी हेल्थ सर्विस कर रही है।
और बाकी अगर जो मुवाज़ने करते हैं, मैं कहता हूं मेरी बात को झुकलाएं, कल को बाकी सूबों के भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स या हेल्थ मिनिस्टर्स अपनी बजट स्पीच में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि सूबा सिंध के कितने पेशेंट उनके सूबों में इलाज के लिए जाते हैं, वो टारगेट बताएं कि कितने लोग रोजगार के लिए उनके सूबों में आते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई तासुब नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता जहनों में कोई जहर नहीं है। हम वफाकी पार्टी हैं, हम कहते हैं कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, तो हम कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान आके यहां इलाज कराए। लेकिन जो प्रोपेगेंडा सिंध के खिलाफ, जहरीला प्रोपेगेंडा हुकूमत सिंध के खिलाफ जो हमेशा से किया जाता है, सिंध के परसेप्शन को डैमेज करने के लिए किया जाता है, बराए मेहरबानी वो करना छोड़ दे, क्योंकि हम आप पे प्रोपेगेंडा नहीं करते। हम नहीं बोलते कि आपके सूबों में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या सहूलियत आपके सूबे में मौजूद है, लेकिन खुदारा इस चीज को छोड़ दे। सर काफी चीजें लोग कहें, मैंने कोशिश करूंगा रिपीटेशन ना करूं, सिर्फ मैं अगर इजाजत दें, आप इजाजत देंगे ज़ाहिर, आज आप मुंसिफ की कुर्सी पे जी जी बोलें ना। सर कराची के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए। लियारी में यूनिवर्सिटी बनी, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज मेमनगोट में बना, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में बना, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची में बना, पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड रिसर्च कराची में बना, आरसी वेटनरी हॉस्पिटल कराची में बना, सी आर्ट सेंटर गुलस्तान जौहर में बना, सी आर्ट सेंटर कोरंगी में बना, रेस्क्यू 1122 बना, एनआईसीवीडी बनी, और चेस्ट पेन यूनिट जेपीएमसी में बना, चेस्ट पेन यूनिट लियारी में बना, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बना, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गायनाकोलॉजी बना, सिविल हॉस्पिटल में एसआईयूटी बना, चिल्ड्रन इमरजेंसी कोरंगी में बना, साइबर नाइफ बनी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लियारी में बनी, मॉर्चुरी वैन्स कराची के लिए आई, ट्रॉमा सेंटर्स कराची में बने, सिंध इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल एंड सेंटर रिसर्च वो कराची में बना। तो बहुत बड़ी लिस्ट है सर। सिंध बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में बना, लियारी फुटबॉल ग्राउंड कराची में बना, ककरी ग्राउंड लियारी में बना, क्रिकेट स्टेडियम जिना कॉलेज नॉर्थ नाजमाबाद में बना, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो फुटबॉल स्टेडियम बना, पिंक बस सर्विस कराची के लिए आई, ऑरेंज लाइन बीआरटी कराची के लिए आई, ईवी बसेस कराची के लिए आई, पीपुल्स बस सर्विस कराची के लिए आई, पीपुल्स अर्बन फॉरेस्ट लियारी में बना, अर्बन फॉरेस्ट एसबीबी पार्क बना, अर्बन फॉरेस्ट M9 पे बना, गडाप में अर्बन फॉरेस्ट बना, मनोड़ा बीच बनी, जहांगीर पार्क कराची में बना, फिशरमैन चौरंगी और कोस्ट गार्ड चौक बना, पीपुल्स स्क्वायर बना, स्ट्रीट लाइब्रेरी बनी, लियारी में रिहैब सेंटर बना, मंगोपीर में लियारी रिहैब सेंटर बना, मलीर लियारी रिहैब सेंटर बना, बंस रोड फूड स्ट्रीट बनी, एम्प्रेस मार्केट बनी, बंस गार्डन बना, पुलिस हेडक्वार्टर डे केयर सेंटर बनाया गया, अख्तर कॉलोनी लाइब्रेरी बनाई गई, शफी देलवी लाइब्रेरी बनाई गई, तैमूरिया लाइब्रेरी नॉर्थ नाजमाबाद में बनाई गई, कोरंगी मॉडल लाइब्रेरी बनाई गई, मलीर मेमनगोट डैम बनाया गया। कितने गिनूं सर, मैं तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं भी थक जाऊंगी। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने बनाई है और किसी ने नहीं बनाई सर। इस तरीके से अगर मैं सड़कें गिनाने पे आ गया, तो मुझे कितना टाइम लगे। ये तो तकरीर सर, ये अब ये माफी मांग रहे लेफ्ट राइट पे सारे, मतलब जान छोड़ दो भाई, तो कितना गिनवाऊं। और कहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, ये हमने किसी पे एहसान नहीं किया, ये हमने फर्ज अपना पूरा किया है। जो अवाम का कर्ज हमारे ऊपर है, ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा वो पूरा करती है। सर मैं अगर आज की बात करूं, अपनी लीडरशिप की बात ना करूं अपने अख्ताम पर, तो मुनासिब नहीं लगता। सर आज इस मुल्क में जैसी भी जमहूरियत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की कुर्बानियों की वजह से। और पाकिस्तान की 75 साल की तारीख निकाल ले, उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडरशिप के कारनामे निकाल दें तो कोई खास चीज नहीं है। अगर 75 साल की तारीख में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का आइन निकाल दे तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है। अगर 75 साल की तारीख में जो एटमी ताकत मुल्क को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया वो निकाल दें तो हमारे पास दफा में वो सलाहियत नहीं है।
जो सिर्फ एक एटम बम की ताकत थी। आज यौम तकबीर दूसरी पार्टियां जरूर मनाती हैं, लेकिन यौम तकबीर की तकबीर देने वाला शहीद का जुल्फकार अली भुट्टो साहब था। अगर वो तकबीर नहीं देता तो यौम तकबीर भी नहीं बनता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने, शहीद ने, जिस तरीके से पाकिस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, वुमेन बैंक दी, वुमेन पुलिस स्टेशन दिए, लेडी हेल्थ वर्कर, आज जो आपके बच्चे पोलियो के कतरे पी रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर के बदौलत पी रहे हैं। ये जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का विजन था, अगर ये ना होता तो आज हम पता नहीं कहां होते। वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद नहीं करती तो आज शायद खवातीनों को वोट देने के अब इख्तियार नहीं था इस मुल्क में, शनाख्ती कार्ड तक नहीं बनते थे उनके। इसी तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उनके दौर को ले आए। अगर इस मुल्क के आइन से 18वीं तरमीम को निकाल दें, सूबाई खुद मुख्तियारी को निकाल दें, एनएफसी अवार्ड को निकाल दें, तो क्या बचता है हमारे पास? ये सारे कारनामे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के हैं। जो उनका विजन था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने बोला यार आपने क्या शुरू कर दिया। उसके समरात क्या हुए? उसके समरात ये हुए कि खवातीन, मैंने कहा कि जिनको ये शऊर ही नहीं था कि हमें वोट किसको देना है, उनके शनाख्ती कार्ड देहात में बनते तक नहीं थे। जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज हुआ तो आपके पास एक डेटा आ गया कि ये आपके पास मुस्तहिक लोग हैं, ये लोग गुर्बत की लकीर के नीचे लोग हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई कहता है, कोई आफत आए, कोई सैलाब आए, तो पहले उन लोगों को प्रायोरिटी देनी है। आपके पास एक डेटा आ गया, पूरी दुनिया इस डेटा को आपको अप्रिशिएट करती है। तो वो काम, वो कारनामा जो मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने किया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बाद, उसके बाद उन खवातीन ने अपने शनाख्ती कार्ड बनाना शुरू किए। उसके बाद खवातीन ने अपने फैसले करना शुरू कर दिए, वरना इन असेंबलियों में धांधलियों से बदमाश बैठा करते थे। हमें पता है कि किस तरह देही इलाकों में एक एक बंदा 10-10 शनाख्ती कार्ड बना के भी धांधलियां करते थे, लोगों को पोलिंग पे पहुंचने नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आया, खवातीन का अपना शनाख्ती कार्ड बना, तो देही इलाकों की उन खवातीन ने अपना हक राय देही इस्तेमाल करने का फैसला किया, तो फिर उन्होंने सही फैसले करने शुरू किए। तो मुल्क की तारीख में यही चीजें हैं, जितने भी सिंध में नेशनलिज्म के नारे लगे, उनके सारे नारे एक तरफ हो गए। जब सूबाई मुख्तारी की बात पूरे पाकिस्तान में की गई, जब खैबर पख्तूनख्वा का नाम लग गया सरहद सूबा हटाकर, तब वहां के लोगों का जो है कलेजे वो ठंडे होने शुरू हुए। तो ये विजन भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का। तो मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को हटा दो तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। फिर हमारे नौजवान कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे ही वो वजीर खारजा बने और सिंध में जब सैलाब की बात आई, तब उन्होंने विजन दिया कि 21 लाख लोग जो बेघर हुए उनको घर मिलेगा। ना सिर्फ घर मिलेगा, उन खवातीन को ओनरशिप मिलेगी जो घर की खवातीन होंगी, और अगर सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन का टाइटल भी उनको मिलेगा। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा काम था, है ओपन चैलेंज। दुनिया की तारीख में इससे पहले नेपाल में एक कैटास्ट्रॉफी आई थी, 8 लाख घर वहां बने थे, 21 लाख घर हुकूमत सिंध बनाने जा रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और उनकी टीम दिन रात उस 21 लाख घरों को बनाने में इस वक्त मसरूफ है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट। वादा किसी और ने किया था, मैं 50 लाख घर दूंगा, इतनी लाख नौकरियां दूंगा, नहीं कर सका। लेकिन जिसने जरूरत समझी उसने वो करके दिखाया, और वो वही है जो इस मुल्क के असल वारिस हैं। मैं कहता हूं सर, सबसे बड़ी कीमती चीज जान होती है। अल्लाह ना करे किसी का भी चाहने वाला, उसको खराश भी आती है तो इंसान के क्या जज्बात होते हैं। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया तो क्या जज्बात थे पूरे पाकिस्तान में, क्या लोगों की फीलिंग थी। लेकिन जिसकी मां को शहीद किया गया, उस वक्त बेटे के क्या अल्फाजात थे, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज।
जिसकी बीवी को शहीद किया गया था, उसके क्या अल्फाजात थे? पाकिस्तान खपे। ये है विजन। आज लोगों की सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सियां हट जाती हैं तो बोलते हैं मुल्क पे एटम बम गिर जाए। लोग बोलते हैं कि मुल्क के इदारों के तहस नहस कर दिया जाए। लोग बोलते हैं मुल्क में आग लगा दी जाए, तो वह मुल्क में जो है वो तोड़ फोड़ की जाए। मुल्क खुदा न खासा मुल्क के खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती है, मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। तो असल और नकल की पहचान इस अवाम ने करनी होगी। असल और नकल की पहचान कि इस मुल्क के साथ कौन सच्चा है, इस मुल्क के साथ कौन मुखलिस है, यह पहचान अवाम ने करनी होगी। और अवाम हर वक्त सिर्फ उस लोगों को चुनेगी जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने जान के नजराने दिए हैं, ना कि इक़्तिदार के हवस में जो लोग घूमते रहे। सर, मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की कि रिपीटेशन ना हो, और मेरी कोशिश ये भी थी किसी की भी दिल आज़ारी ना हो, इसलिए मैंने सियासी बातों को वैसे अवॉइड किया है, खिलाफ अपने नेचर के भी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं अपने महकमों में भी ज़्यादा फोकस रहूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिए भुट्टो।